हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहाँ पर हम किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पार्ट 1 में हम लोगों ने मुगल काल में कृषि के बारे में, हमने उस समय के ग्रामीण समुदाय के बारे में, ग्रामीण समुदाय में भी हमने गांव की संरचना के बारे में, मुखिया, पंच, वहाँ की जनता के बारे में पढ़ा था। हमने वहाँ के पारंपरिक पेशे के बारे में, यानी उस समय का पारंपरिक पेशा कृषि था। और कृषि के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि दस्तकारी में निपुण थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कृषक भी थे और दस्तकार भी थे। उस समय के समाज में, यानी एग्रीकल्चर समाज में, महिलाओं की हिस्सेदारी या महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो ऐसे करके पार्ट 1 में हमने 28 पॉइंट नोट डाउन कर लिए थे। आज आपके पार्ट 2 की स्टार्टिंग होगी जंगल और कबीले। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी जंगल और कबीले। देखिए, उस समय आज की तुलना में ऐसे कोई वैज्ञानिक साधन नहीं थे जिनके जरिए यह प्रत्यक्ष अनुमान लगा पाया जाए कि जंगल का प्रतिशत या फिर उपजाऊ भूमि का प्रतिशत कितना था। जैसे आज के समय में हमारे पास सैटेलाइट हैं, रडार्स हैं और तमाम संस्थान हैं जो कि इस बात का पता लगाते हैं कि हमारी कितनी भूमि उपजाऊ है और कितनी भूमि बंजर है। तो उस समय के ऐसे कोई साधन नहीं थे, ना ही ऐसी कोई संस्थाएं थी जो कि जमीन का प्रत्यक्ष अनुमान लगा पाएं। तो हम ये देखेंगे कि उस समय के जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े भी एकदम एक्यूरेट नहीं हैं। हमें जो कुछ भी विवरण देखने को मिलता है वो आइन अकबरी से और उस समय के कुछ और इतिहासकार हैं जिन्होंने उस समय के क्षेत्र के बारे में वर्णन दिया है, उनसे हमें जानकारी उस समय की मिलती है। देखिए, जंगल कहाँ उगेगा? जंगल उसी क्षेत्र में उगेगा जहाँ पर भूमि उपजाऊ होगी या भूमि में उर्वरा शक्ति होगी। तो यहाँ पर जंगल के बारे में बताया गया है कि उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। यानी जो उत्तर वाला इलाका है और जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है, अगर इसको छोड़ दें, इन क्षेत्रों को छोड़ दें, तो जमीन के बाद बाकी हिस्से जो थे ये जंगल से या फिर झाड़ियों से घिरे थे। तो ऐसे इलाके कहाँ कहाँ पर हैं? झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत नेपाल की सीमावर्ती इलाके की जो तराई क्षेत्र है वो शामिल है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट है और दक्कन के पठारों में फैले हुए क्षेत्र थे जहाँ पर अच्छे खासे जंगल और झाड़ियाँ फैली हुई हैं। जो बात मैंने बोली थी वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है, लेकिन फिर भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय करीब 40% क्षेत्र में जंगल फैला हुआ था। ये अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर अनुमान है, कोई भी एक्यूरेट जानकारी नहीं है। अब देखिए, जंगल में रहने वाले लोग कौन कौन थे, उनसे हमारी स्टार्टिंग होगी। उस समय जंगली शब्द का जो प्रयोजन है वो किसके लिए लगाया जाता था, वो सब हम यहाँ पर जानेंगे। तो उस समय जंगली शब्द का इस्तेमाल उन दिनों ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। स्थानांतरित खेती के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी एक स्थान के क्षेत्र में जो वहाँ की झाड़ियाँ हैं या फिर पेड़ पौधे हैं उनको हटाकर जमीन को साफ करके खेती करना, और जैसे ही वहाँ के उपजाऊपन खत्म हो जाए वैसे ही उस भूमि को छोड़कर किसी नई भूमि को साफ करना और फिर वहाँ पर खेती कर लेना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को स्थानांतरित कृषि या फिर जूम खेती भी कहा जाता है। तो हम लोग जियोग्राफी में इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो बताया गया है कि ये काम कौन कौन करता था। इस काम के बारे में भीलों के बारे में बताया गया कि भील लोग जो थे उन दिनों इस तरह का काम करते थे। तो उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीनों में शिकार किया जाता था। और यह सिलसिला जो है लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। इसके अलावा इन लोगों का जो पेशा है वो बताया गया है कि लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। तो ये सब चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम साथ के साथ पॉइंट भी नोट डाउन करते जाएंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो हमारा 29वां पॉइंट यहाँ पर आएगा। इसमें आप लिखेंगे उन दिनों जंगली शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरीय खेती से होता था। यह आपका 29वां पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, उदाहरण के तौर पर भील समुदाय। तो भील समुदाय जो होता है उस समय भी था। उदाहरण के तौर पर भील समुदाय,
इसी में सब पॉइंट आप लिख लेना। पहला सब पॉइंट, लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की या जंगलों में रहने वाले कबीलों की खासियत थी। यह आपका 29 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए जंगल के बारे में जो उस समय के शासक थे, उन शासकों के विचार क्या थे। तो उन शासकों का यह मानना था कि जंगल जो थे वो बदमाशों को शरण देने वाले अड्डे थे। यानी जो लोग राज्य की संस्था का विरोध करते थे, शासक का विरोध करते थे, तो छुपने को वो लोग जंगलों में भाग जाते थे। और जंगलों में भाग जाने पर जो शासक है या शासक की सेना वगैरह है, वो उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। अब देखिए बाबर ने भी जंगल के बारे में लिखा है। बाबर वो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। यानी उस समय के शासकों के लिए जंगल एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग वहां के समाज से भागकर छुप जाते थे, या जो ऐसे लोग थे, जो बदमाश टाइप लोग थे, गुंडे टाइप लोग थे, वो जंगलों में शरण लेते थे। तो ये उस समय के विचार हैं। तो यहां पर हम लोग 30वां पॉइंट यहां पर लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मुगल शासकों के लिए जंगल बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था। इसी में सब पॉइंट, बाबर कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें अगर ये लाइन कोट कर देंगे तो आपके नंबर बड़े आराम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी शासक के विचार हैं जो कि आप कोट में करके लिखेंगे वहां पर। तो आपने 30वां पॉइंट और 30वें का सब पॉइंट यहां पर लिख लिया है। अब देखिए जंगल ऐसा नहीं है कि जंगलों में रहने वाले समुदायों से ये बिल्कुल अलग थे, नहीं। जंगलों में रहने वाले कुछ जो आदिवासी समुदाय हैं उनका संपर्क शासक के साथ था। तो जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी समुदाय थे उनसे नियमित तौर पर कुछ ना कुछ पेशकश ली जाती थी। तो जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। यानी उस समय शिकार अभियान जो था एक ऐसी विशेषता थी जिसके जरिए जो शासक है वो अपने हर वर्ग से जुड़ पाता था, चाहे वो ग्रामीण समाज का वर्ग हो, चाहे वो जंगल में रहने वाले आदिवासी हों, गरीब कृषक हों, उन सबसे मिल पाने का एक साधन शिकार होता था। यानी जब भी शासक अपने महल से बाहर निकलता था तो शिकार के लिए उसे बहुत दूरी तक जाना पड़ता था। तो जब वो दूरी तक जाता था तो अपने पूरे साम्राज्य का दौरा भी कर लेता था। तो एक तरह से एक साधन भी था कि हमारे उस समय के शासन में चल क्या रहा है, राज्य के लोग कैसा हमारे बारे में सोच रहे हैं, राज्य के लोगों की स्थिति क्या है। तो प्रत्यक्ष अनुमान लगा पाना या प्रत्यक्ष रूप से इन सबको देख पाना शासक के लिए शिकार अभियान के जरिए संभव हो पाता था। तो यहां पर बताया गया कि दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। तो ये सब चीजें इनके बारे में यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए परगना के बारे में बताया गया। परगना जो शब्द ऊपर आया है, तो परगना जो है मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। तो आप इसे नोट के तौर पर लिख लेना, यहाँ पर नोट करके, परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अब देखिए यहीं पर 31वां पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे, या फिर 30वें पॉइंट में ही आप यहां पर सेकंड सब पॉइंट करके आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। ये 30 का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए पेशकश के ही नीचे नोट लगा दीजिए आप लोग। पेशकश का मतलब क्या होता है? तो पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। यानी कर नहीं था, बल्कि एक तरह की भेंट होती थी जो कि जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज मुगल शासकों को भेजते थे। अब देखिए यहां पर 30 का आपने सेकंड सब पॉइंट लिख लिया है। 30 का यहां पर अगला सब पॉइंट आप लिखेंगे, थर्ड सब पॉइंट,
इसमें आप लिखेंगे मुगल शासक, या फिर ऐसे लिख लेना शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। ये 30वां पॉइंट नहीं, 31वां पॉइंट कर लीजिए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर शिकार एक माध्यम था जिसके जरिए मुगल शासक अपने साम्राज्य का दौरा कर पाते थे और लोगों की समस्याओं को सुन पाते थे और उनके राज्य में लोगों की स्थिति क्या है, राज्य की शासन व्यवस्था कैसी है, इस सब का प्रत्यक्ष निरीक्षण भी कर पाते थे। तो आपने 31वां पॉइंट यहां तक नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए कृषि बस्तियों के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। तो एक कविता है, बंगाली कविता है। तो बताया गया यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, नोट करके लिख लेना चंडी मंगल जो कविता है किसने लिखी है, बस इनके बारे में लिख लीजिए। इसमें आप लिख लेना कि 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती ने बंगाली भाषा में चंडी मंगल नामक कविता लिखी। यह आपका नोट हो जाएगा। तो इसमें जंगल का विवरण दिया गया कि जंगल में कैसा कैसा माहौल है, कहां कहां से लोग आए हैं, कैसे कैसे जंगलों का सफाया किया गया है, तो उस सब के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां कुछ चीजें और भी हैं। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार, लगभग 1595 की यहां पर स्थिति बताई गई है। तो अवध सूबा आज के उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, इसके मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह से लिखा है। जैसे बताया है, उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरा गाय, याक की पूंछ, शहद, चुक, संतरे के रस और नींबू के रस के साथ में उबालकर बनाए जाने वाले एक अम्ल है, अनारदाना है। तो यहां पर ब्यौरा लिखा हुआ है, यानी उस समय पहाड़ी कबीलों से और मैदानों के बीच में जो व्यापार होता था उनमें कौन कौन सी वस्तुएं शामिल थी, उन वस्तुओं का जिक्र यहां पर किया गया है। तो आप लोग इसे बहुत ज्यादा यहां पर जानकारी है, इसमें लिखना यहां पर उचित नहीं होगा। आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। इसके अलावा देखिए जंगल के कुछ ऐसे उत्पाद भी थे जिनकी बाजारों में बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो जंगल में रहने वाले जो जंगली वासी हैं, आदिवासी हैं, उन उत्पादों को एकत्र करके स्थानीय बाजारों में बेचते थे। तो जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं भी थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। तो पंजाब का जो लोहानी कबीला था वो अंतर्देशीय व्यापार करता था, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में पार्टिसिपेट करता था। देखिए अंतर्देशीय का मतलब मैं यहाँ पे गलत बोल गया, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान भी एक तरह से भारत का ही हिस्सा था। तो अंतर्देशीय हम इसे नहीं बोल सकते हैं, इसे अंतर्राज्यीय बोलेंगे हम लोग। कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे, यानी जो जंगली कबीले थे यहां पर भी सरदार प्रथा प्रारंभ हो गई और कई कबीलों के सरदार जो थे वो जमींदार बन गए और कुछ तो राजा भी हो गए। जैसे सिंध इलाके का कबीलाई सेना के बारे में जिक्र किया गया है कि सिंध इलाके का एक कबीला था जहां पर सरदार हुए, तो सरदारों ने अपनी सेनाएं भी रखी। तो सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। इसी तरह से असम में बताया है कि असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे और पायक वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। तो अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। तो उस समय के जो समकालीन शासक हुए हैं उन्होंने जंगल वासियों को लेकर कौन कौन सी नीतियां अपनाई हैं उनके बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। अब देखिए यहां पर हम लोग 32वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। 32वां पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। इसी में आगे आप लिखेंगे
17वीं सदी में 32 का सब पॉइंट करके 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुओं में लाख भी शामिल थी। लाख भी शामिल थी। इसी में सेकंड सब पॉइंट, हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। देखिए कुछ हाथी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहां के कुछ आदिवासियों से तो ये डिमांड की जाती थी कि वे पेशगी के तौर पर क्या दें, शासक को हाथी भेंट करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथी वहां पर पकड़े और बेचे नहीं जाते थे, हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। कुछ ऐसे निजी जमींदार हुए या वहां पर स्थानीय सरदार हुए जिन्होंने अपने लिए हाथियों का क्रय किया, तो उन लोगों के लिए आदिवासी जो है हाथी पकड़कर उन्हें बेचते थे। 32 का थर्ड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप लोग। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। इसी में ही आगे चौथा सब पॉइंट, कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए और कुछ तो राजा भी हो गए। कुछ तो राजा भी हो गए। इसी में पांचवा सब पॉइंट, सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 घुड़सवार और 7000 पैदल सिपाही होते थे। देखिए काम करिए आप लोग, आपने जो 32 का थर्ड सब पॉइंट बनाया है इसको यहां से 33वां पॉइंट बना दीजिए, और ये आपका इसका पहला सब पॉइंट हो जाएगा और ये आपका इसका 33 का सेकंड सब पॉइंट हो जाएगा। तो यहां तक आपने कवर कर लिया है। अब देखिए असम के जो अहोम राजा हैं, अहोम राजाओं का जिक्र आया है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर मुगल शासन के दौरान, तो यहां पर अहोम राजाओं को हम लोग नोट करके लिखेंगे। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। इसी में सब पॉइंट, अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। यह आपका नोट हो जाएगा। अंत में यहां बताया गया है कि जब कबीले के जो सरदार थे जो कि जमींदार बन गए और बाद में इन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, यानी यहां पर जब कबीलों में राजतांत्रिक प्रणाली का उदय हुआ, तो राजतांत्रिक प्रणाली के उदय होने के बाद ये कबीले अपने निकटवर्ती कबीलों पर आक्रमण भी करने लगे। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे वर्णन भी देखने को मिलते हैं जहां पर कबीलों ने दूसरे कबीले पर आक्रमण किया है या उनके साथ युद्ध लड़ा है। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं कि हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में ये हमें प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है। तो आइन में यानी आइन अकबरी में इस बातों का जिक्र मिलता है कि कबीले के सरदारों ने अपने निकटवर्ती कबीलों पर आक्रमण किया था। तो 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया। ये सब विवरण हमें आइन अकबरी में देखने को मिलता है। तो यहां पर हम लोगों ने 33 के 2 सब पॉइंट लिख लिए हैं। 33 में ही थर्ड सब पॉइंट और लिखेंगे आप लोग। 16वीं 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया। यह आपका 33 का थर्ड सब पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां तक हमने 33 के 2 सब पॉइंट लिख लिए थे, अब आपका थर्ड सब पॉइंट है। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जब भी आप नोट लिखा करें तो नोट को बॉक्स में बंद कर दिया कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यह नोट अलग से लिखवाया गया है। अब देखिए यहां पर आगे कुछ चर्चा और की गई है। बताया गया कि जंगल के इलाकों में
नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उनमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। हालांकि सूफी संतों की भूमिका के बारे में हम लोग पूरा अध्याय 6 देखेंगे। अगली हेडिंग है आपकी जमींदार। जमींदार को जानने के लिए हमें मुगल समाज के समाज को जानना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मुगल काल में बहुसंख्यक समाज कृषक समाज था, यानी खेती करने वाले लोगों की संख्या जो थी वो मुगल काल में ज़्यादा थी। तो एक तरफ बहुसंख्यक कृषक समाज है, दूसरी तरफ शासक वर्ग है। अब देखिए, कॉमन सी बात है कि शासक लोग जो हैं प्रत्यक्ष रूप से कृषकों पर अपने नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने बनाए हुए कानूनों का पालन कृषकों पर नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरत एक ऐसे वर्ग की है जो कि शासक और कृषकों के बीच सेतु का काम करे और शासकों को कृषकों से कर लेकर शासकों को प्रदान करे और शासकों के बनाए हुए कानूनों को कृषकों पर लागू भी करवाए। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में एक वर्ग का उदय होता है, इसका नाम है जमींदार। तो देखिए, जमींदार का काम यही था कि वो कृषकों से कर की वसूली करके शासकों को प्रदान करता था और शासक के बनाए हुए कानूनों को कृषकों पर लागू करवाता था। तो ये काम था जमींदार का। जमींदार का रोल ठीक वैसा ही है जैसा यूरोपीय समाज में सामंत का होता था। हमने यूरोपीय समाज के बारे में विश्व इतिहास में पढ़ा था, तो सामंत का रोल जो था वो ठीक वही रोल था जो कि अपने भारत में जमींदार का है। यूरोपीय समाज में हमने शासक, सामंत और कृषकों के बारे में पढ़ा था। तो सामंत और जमींदार एक ही बात है। फर्क इतना है कि यूरोपीय समाज में इसको सामंत बोला गया है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको जमींदार बोला गया है। तो आप लोगों को जमींदार वाला कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। जमींदार के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं। जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। जमींदारों की एक खास बात यह थी कि जमींदार अपनी जमीन के मालिक होते थे, यानी इनके पास अपनी खुद की पैतृक जमीन होती थी। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन होना, जिन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी खुद की संपत्ति। इसके अलावा जमींदारों की हैसियत का एक कारण और ये भी था कि ये सब लोग सवर्ण जातियों से आते थे, यानी इनका एक कारण था जाति, यानी इनकी बढ़ी हुई हैसियत का एक कारण जाति था। मुगल काल में ये ट्रेंड देखा गया कि अधिकांश जमींदार जो थे वो सवर्ण जातियों से, यानी ब्राह्मण और राजपूत जातियों से आते थे। दूसरा कारण यह था कि ये लोग जो थे राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। खास किस्म की सेवाओं से अभिप्राय यहाँ पर सैन्य सेवाओं से है। चूंकि उस समय के जो जमींदार होते थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते थे, इनके पास खुद की अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी। तो जरूरत पड़ने पर ये लोग शासकों को सैन्य सहायता या फिर जो संसाधन वगैरह से शासकों को सहायता देते थे। इस वजह से इन्हें जमींदारियां प्रदान की गई थी। अब इनकी जो मिल्कियत वाली जमीन है इनके बारे में बताया गया है, यानी इनके पास जो खुद की संपत्ति है, इस जमीन पर ये लोग खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि दिहाड़ी मजदूरों से या फिर पराधीन मजदूर हैं, जिन्हें बधुआ मजदूर भी कहते हैं, उनके जरिए अपनी जमीन पर ये काम करवाते थे। वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे, इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखाने और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। जो सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं वही सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके चीजों को नोट डाउन करते जाएंगे। अब आपका 34वां पॉइंट आएगा। 34वां पॉइंट में आप लिखेंगे जमींदारों की कमाई तो खेती से आती थी। जमींदारों की कमाई खेती से आती थी, लेकिन वे कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। इसी में सब पॉइंट, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। आगे इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी खुद की संपत्ति, यानी संपत्ति। 34 का पहला सब पॉइंट है, जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिन्हें मिल्कियत कहते थे। इसके अलावा इनकी हैसियत, बढ़ी हुई हैसियत का कारण क्या था? इनकी जाति थी। तो 34 का सेकंड सब पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था। फिर सेमीकोलन लगा के दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं यानी कि खिदमत देते थे। ये 34 का सेकंड सब पॉइंट है। 34 के थर्ड सब पॉइंट में आप लोग लिखेंगे वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे।
इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। 34 का चौथा सब पॉइंट, ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी होती थी। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग वही भाषा लिखने का प्रयास किया कीजिए जो भाषा मैं बोलूं। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में उस समय के जमींदारों की जातिगत स्थिति के बारे में वर्णन लिखा है। तो अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन काल से ही आपके भारत में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी। तो वर्ण व्यवस्था व्याप्त होने की वजह से सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मण आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे, फिर शूद्र आते थे। तो प्राचीन काल से ही ब्राह्मण और क्षत्रियों का दबदबा शासकीय कार्यों में बना रहा था। तो मुगल काल में भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो अधिकांश जमींदार थे वो इन्हीं ऊंची जातियों से, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों से बिलोंग करते थे। लेकिन इस समय एक सबसे बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ तथाकथित मध्यम जातियों की भी एंट्री हो गई थी। देखिए, मध्यम जातियां वो जातियां थी जो कि कृषक समाजों से बिलोंग करती थी और आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण की वजह से, आर्थिक संसाधन बढ़ने की वजह से इन्होंने भी अपनी स्थिति जो है मजबूत बना ली थी। जैसे हमने जाटों के बारे में देखा था, अहीरों के बारे में देखा था, और कुछ एक और जातियां भी हमने पढ़ी थी जिन्होंने अपनी स्थिति इस काल तक आते आते मजबूत बना ली थी। तो इन जातियों की भी एंट्री जमींदारों के रूप में हो गई थी। और इसी तरह कई मुसलमान जमींदार भी थे जिनके पास जमींदारियां थी। लेकिन अगर यहाँ पर बहुमत में देखें तो बहुमत में ऊंची जातियों के पास जमींदारियों की संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कृषक जो कि समय पर अपना कर वगैरह नहीं चुका पाते थे तो उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो बेदखल करने का काम जो था जमींदार का था। हालांकि जमींदार जो है ये काम अपनी मर्जी से नहीं करता था, बल्कि एक राज्यादेश के द्वारा ये करता था। यानी जब शासक की ओर से एक राज्यादेश जमींदार को मिलता था तभी वह किसी व्यक्ति को उसकी जमीन से बेदखल कर सकता था। तो यहाँ पर वही सब चीजें बताई गई हैं, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाजत राज्य देता हो जब तक कि एक राज्यादेश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। अब देखिए, जमींदार जो है, जमींदारी की जो प्रक्रिया है या जमींदारी का जो ओहदा है, ये ओहदा जन्मजात नहीं था, बल्कि ये ओहदा प्रदान किया जाता था। तो जमींदारी को लेने का एक तरीका था। तो जमींदारी को पुख्ता करने की प्रक्रिया जो थी वो धीमी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जमींदारी प्राप्त करने का जो तरीका था वो भिन्न भिन्न तरीके थे और जमींदारी को पुख्ता करने का तरीका भी धीमा था। तो जमींदारी कई तरीके से किया जा सकता था। जमींदारी प्राप्त करने का तरीका, जैसे नई जमीनों को बसाकर, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जंगलों को कटवाकर वहां पर एक नए समाज को स्थापित करवाया हो, वहां पर लोगों को लाकर, कृषक लोगों को लाकर बसाया हो और उनका सरदार बन गया हो, तो ऐसे में इस व्यक्ति को जमींदारी मिल सकती थी। या फिर अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, यानी कोई जमींदार अपने अधिकारों को किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करे तो ऐसे में हस्तांतरण के जरिए जमींदारी मिल सकती थी। या फिर राज्य के आदेश से, यानी शासक आदेश करे कि किसी व्यक्ति को जमींदार बनाना है तो वैसे जमींदारी मिल सकती थी। या फिर खरीदने से अभिप्राय यहाँ पर यह है कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, उसके पास सैनिक शक्ति भी है, पैसा भी है, और वो शासक के सामने जाता है, कहता है कि भाई मुझे फलाने क्षेत्र की जमींदारी दे दो, तो ऐसे में उसे जमींदारी वो खरीद सकता था। तो ये कुछ तरीके थे जिनके जरिए जमींदारी का ओहदा मिलता था। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारियों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। जैसा कि हमने बताया था कि कुछ मध्यम जातियां, जिनके बारे में पहले जिक्र किया था, यानी कुछ ऐसी जातियां थी जो प्राचीन काल में तो कृषक समाज में रहीं, लेकिन मध्यकाल तक आते आते उनकी स्थिति स्ट्रांग हो गई और वो लोग भी जमींदार बन गए। तो यहां पर उन्हीं के बारे में बताया गया है कि कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह से मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों, जैसे जिन्हें सदगोप कहा जाता है, तो इन्होंने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की। लेकिन जमींदारों का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उस समय एक बड़े विशाल भूखंड पर झाड़ियां और जंगल खड़े थे, तो उन्होंने साफ करवाकर उन्होंने खेती की जमीन तैयार करवाई है। तो इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, लोगों को बसाया है। तो एक तरीका तो यही है कि इस वजह से इन्हें जमींदारियां प्रदान की गई। तो सबसे बड़ा योगदान उस समय के जमींदारों का यह है कि इन्होंने जंगलों को साफ करवा कर खेती में विस्तार किया है।
तो ये बात यहां पर बताई गई है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें आप लोग नोट डाउन करेंगे। हमने 34वां पॉइंट लिख लिया था, 34 में हमने चौथा सब पॉइंट तक लिख लिया था। अब 34 में ही आप 5वां सब पॉइंट यहां पे नोट डाउन करेंगे। 34 का 5वां सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे जमींदार राजादेश के जरिए ही लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर सकता था। जमींदार राजादेश के जरिए ही लोगों को या कृषकों को, लोगों की जगह कृषक लगा देना, कृषकों को उनकी जमीन से बेदखल कर सकता था। यह आपका 34 का 5वां सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर 36वां पॉइंट आप लोग लिखेंगे, 35वां पॉइंट अब आएगा आपका। इसमें आप लिखेंगे जमींदारी कई तरीके से प्राप्त की जा सकती थी। जमींदारी कई तरीके से प्राप्त की जा सकती थी, जैसे नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यह आपका 35वां पॉइंट है कि जमींदारी कई तरीके से प्राप्त की जा सकती थी, जैसे नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। इसी में सब पॉइंट आप लोग लिखेंगे। इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेचे जाने के कारण, इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेचे जाने के कारण निचली जातियों के लोग भी जमींदार बन सके। देख, जमींदारी के लगा लेना यहां पर। इस काल में जमींदारी के धड़ल्ले से खरीदे और बेचे जाने के कारण निचली जातियों के लोग भी जमींदार बन सके। तो आपका स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा। तो आपने 35वां पॉइंट यहां लिख लिया है। 36वां पॉइंट अब आप लोग यहां पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। इसी में सब पॉइंट, राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। सेकंड सब पॉइंट, मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। ये 36 के 2 सब पॉइंट हैं। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था। इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग जानते हैं भाई, जब किसी व्यक्ति को हद से ज्यादा पावर दे दी जाएगी तो वो लोग शोषण करेंगे। लेकिन फिर इस बात को यहां पर डिफेंड भी किया गया है, और डिफेंड करने के लिए कुछ भक्ति संतों की रचनाएं हैं या भक्ति संतों की जो कृतियां हैं उनका सहारा लिया गया है। तो बताया गया है कि एक तो ये है कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। यानी एक तो यहां पर एक तर्क ये दिया गया है कि देखो, ये तो माना जाता है कि जमींदारों ने कृषक समाज का शोषण किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जमींदारों के बचाव में तर्क ये देते हैं कि उस समय जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति प्रथा पर बहुत कुछ लिखा है, उस समाज में जो वर्ण व्यवस्था व्याप्ति उस पर भी लिखा है, लेकिन जो जमींदारों का शोषण है इसके बारे में अपनी कृतियों में उन्होंने नहीं लिखा है।
तो आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनके गुस्से का निशाना बना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उस समय के भक्ति संत हैं, तो भक्ति संतों ने जमींदारों पर इतना ज़्यादा टारगेट नहीं किया है, बल्कि जो राज्य के राजस्व अधिकारी थे उन पर ज़्यादा टारगेट किया है। दूसरे, 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जमींदार बहुत ज़्यादा शोषण करने वाले व्यक्ति होते तो यहाँ के किसान जमींदारों की सहायता क्यों करते, जमींदारों के साथ खड़े क्यों होते। तो यहाँ पर दो तर्क ऐसे दिए गए हैं जिनके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जमींदार वर्ग जो था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लोग शोषण करने वाले लोग थे, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है। यानी ऐसा हम ये भी नहीं कह सकते कि जमींदारों ने शोषण नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक सच ये भी है कि जमींदारों में कुछ ऐसे जमींदार भी थे जो कि किसानों के हितैषी थे, कृषक हितैषी थे। तो यही कारण है कि हम लोग ये देखते हैं कि 17वीं सदी में जो जमींदारों ने विद्रोह किए हैं, उन विद्रोह में कृषकों ने जमींदारों का साथ दिया है। और उसी समय के भक्ति आंदोलन ने, यानी भक्ति संतों ने भी जमींदारों के बारे में कुछ नेगेटिव बातें नहीं लिखी हैं। तो ये कुछ प्रमाण भी मिलते हैं, तो इनके बारे में आप लोग मौखिक रूप से बता देंगे। यानी कहीं भी जमींदार के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे जमींदारों ने शोषण किया, नहीं, आप दोनों बातें लिखेंगे। आप कहेंगे कुछ जगहों पर प्रमाण मिलते हैं जमींदारों ने शोषण किया है, लेकिन उस समय की ही कुछ समकालीन रचनाएं उठाकर देखें, भक्ति संतों की कुछ रचनाएं उठाकर देखें, तो उनमें उन्होंने जाति के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में चोट की है, जबकि उन्होंने उस समय की जमींदारी प्रथा के बारे में कुछ भी नकारात्मक बातें नहीं लिखी हैं। ठीक ऐसे ही 17वीं सदी में जो जमींदारों ने विद्रोह किए हैं, तो उन विद्रोहों में कृषकों ने जमींदारों का साथ दिया है। तो ये बातें आप अपने आंसर में बता देंगे, तो ये लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगली हेडिंग है आपकी भू राजस्व प्रणाली। देखिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो मुगल साम्राज्य भी जो है एक बड़ा साम्राज्य था और इसको चलाने के लिए भी आर्थिक संसाधनों की जरूरत थी। तो जमीन से मिलने वाला राजस्व जो है मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से प्रशासनिक तंत्र भी खड़ा किया था, ताकि साम्राज्य के विभिन्न इलाकों का राजस्व का आकलन किया जा सके और वहां से राजस्व की वसूली की जा सके। इन्होंने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी। जैसे दीवान की बात करें तो दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजस्व का हिसाब किताब रखने वाले कुछ अन्य अधिकारी भी थे, तो उनका वर्णन आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम लोग 37वां पॉइंट पहले नोट डाउन करेंगे। जमीन से मिलने वाले या जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। यह आपका 37वां पॉइंट है। 37 का पहला सब पॉइंट आप लिखेंगे, दीवान पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। यह 37 का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए, भू राजस्व के इंतजाम के दो चरण थे। पहला चरण यह था कि किसी भी क्षेत्र का कर का निर्धारण किया जाए। मान लीजिए एक क्षेत्र है, तो यहां पर तय कर दिया गया कि यहां से महीने में 100 सिक्के आएंगे, 100 चांदी के सिक्के आएंगे। तो पहला चरण यह था कि कर का निर्धारण करना है, किसी क्षेत्र से कितने कर की वसूली की जाएगी। और दूसरा चरण जो है वास्तविक वसूली है, कि मान लीजिए यहां पर तय तो कर दिया है कि भाई 100 सिक्के आएंगे, लेकिन यहां पर महीने पे आ रहे हैं 70 या 80 चांदी के सिक्के ही। तो दोनों चीजें हैं। यानी कर निर्धारण की जो प्रक्रिया थी उसको जमा बोलते थे। कर निर्धारण के लिए जो राशि तय की गई थी उसको जमा कहा जाता था, लेकिन जो वास्तविक वसूली हो रही थी उसको ये लोग हासिल बोलते थे। उसको इनकी भाषा में हासिल कहा जाता था। कर की जो वसूली है दोनों ही रूपों में होती थी, नगद भुगतान के रूप में भी और फसल के रूप में भी, लेकिन ज्यादातर ये फोकस देते थे कि जो वसूली है वो नगद भुगतान के रूप में हो। तो यहां पर आप लोग 37 का सेकंड सब पॉइंट लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे भू राजस्व के इंतजामात में दो चरण थे, पहला कर निर्धारण और दूसरा वास्तविक वसूली। तो इसी में जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। यह आपका 37 का सेकंड सब पॉइंट है। देखिए, जमा को सिंगल कोट में आप लिख देना, समझ में आ जाए कि जो निर्धारित की गई रकम होती थी उसको जमा बोलते थे और जो वास्तविक वसूली होती थी उस रकम को ये लोग हासिल बोलते थे। तो आपने 37 का सेकंड सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, इसी में ही 37 का थर्ड सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे आप लोग। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि खेतिहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे।
यानी कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये करते थे कि ज़्यादातर जो भुगतान हो नकद के रूप में हो, लेकिन फिर भी फसलों में भुगतान का विकल्प खुला हुआ था। ये 37 का थर्ड सब पॉइंट है जो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए एक खास बात क्या है इस काल की, एक खास बात यह है कि इस काल में जमीनों की नपाई की गई, जमीनों का आकलन किया गया कि कौन सी जमीन उपजाऊ है, कौन सी जमीन अनुर्वर है। तो हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई, खास करके अकबर के शासनकाल में। तो अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतरों की संख्या का सालाना हिसाब भी रखा जाए। देखिए जमीन का हिसाब तो जो है अकबर के काल में रखा गया कि कौन सी जमीन जो है वो जोती गई है और कौन सी जमीन ऐसी है जो कि जोतने लायक है, तो इसका हिसाब तो अकबर के काल में रखा गया। लेकिन एक गांव में कितने खेतिहर कृषक रह रहे हैं, इस बात का आकलन करने के लिए आदेश जो है औरंगजेब के काल में दिया गया। तो दोनों बातें यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर हम लोग 38वां पॉइंट यहां पे पहले नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे अकबर के शासनकाल में हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। 38 का पहला सब पॉइंट, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि हर गांव में खेतहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। यह 38 का पहला सब पॉइंट है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय तक संसाधन इतने ज्यादा विकसित नहीं थे कि प्रॉपर तरीके से नपाई की जा सके, प्रॉपर तरीके से आंकड़े रखे जा सके। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र और आया है जिसका नाम है अमीन। अमीन एक मुलाजिम का मतलब होता है सरकारी कर्मचारी। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। यानी कि अमीन का काम यह था कि राज्य में यह देखे कि यहाँ पर राज्य में कोई भी काम गैर कानूनी तो नहीं हो रहा है, राज्य के लोग या राज्य के जो कर्मचारी हैं प्रॉपर तरीके से शासक के द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखरेख की जिम्मेदारी अमीन को सौंपी गई थी। तो यहां पर हम लोग नोट करके इसके बारे में लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानूनों का पालन हो रहा है। अब देखिए अकबर के शासन में भूमि का जो वर्गीकरण है उसके बारे में यहां पर विस्तार में बताया गया है। अकबर के शासनकाल में जमीनों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया गया। जैसे पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, यानी कभी भी ये खाली नहीं छोड़ी जाती है, लगातार इस पर खेती होती है। उस जमीन को पोलज कहा जाता है। पड़ौती वह जमीन है जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि ये जमीन फिर से अपनी उर्वरा शक्ति प्राप्त कर ले। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। तो यहां पर हम लोग 39वां पॉइंट यहां नोट डाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किया गया। इसमें सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है। सेकंड सब पॉइंट, पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। फोर्थ सब पॉइंट इसका, बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से
खेती नहीं की गई हो। तो ये जमीनों का जो वर्गीकरण है ये अकबर के टाइम में किया गया। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए पोलज कौन सी जमीन थी, परौती कौन सी जमीन थी, चचर कौन सी जमीन थी, तो आप बता पाएंगे। अब देखिए ये मैप दिया हुआ है, बाबर के शासन का मैप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर अकबर के शासन का जो विस्तार है वो दिखाया गया है। अकबर के शासन का विस्तार ये वाला विस्तार है आपका, ठीक है। बाबर का मैप जो ये है, ये मैप बाबर का मैप है। और बाद में औरंगजेब के शासन में विस्तार कहां तक हुआ है वो पूरा मैप यहां तक दिखाया गया है। अब इसी में ही एक व्यवस्था और थी जिसका नाम था मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदार का अर्थ जो है एक सैनिक नौकरशाही तंत्र है। तो यहां बताया गया कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र, जिसको मनसबदारी कहते थे, यह था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। यानी कुछ को तो भुगतान जो है सरकार की तरफ से नकद में होता था, जबकि कुछ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप लोग राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं यहां से भुगतान, यहां से जो है कर की वसूली करेंगे और उसमें से अपना हिस्सा निकाल लेंगे। तो ये सिस्टम भी यहां पर रखा गया था। तो यहां पर इसी में आप देखिए नोट लगा देना, यहां पर नोट लगा के लिख देना, डैश लगा के मनसबदारी व्यवस्था। तो इसमें आप लिखेंगे पहला सब पॉइंट, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब होता है बिल्कुल टॉप लेवल पर, शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र ब्रैकेट में मनसबदारी था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। इसी में सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट, कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज्यादातर को राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। उनमें से ज्यादातर को राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। तो आपने मनसबदारी व्यवस्था के बारे में भी यहां पर देख लिया। आईने अकबरी में कुछ चीजों का जिक्र और भी मिलता है, जैसे अमीर गुजाल सिर्फ नगद लेने की आदत न डालें बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार रहें। यानी अमीर गुजाल वही अधिकारी है जो कि राजस्व की वसूली करता है। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम लिया जा सकता है। पहला कड़कुत, यानी हिंदू जवान में कड़ का मतलब है अनाज और कृत अंदाजा। दूसरा बटाई, जिसे भावली भी कहते हैं, में फसल काट कर जमा कर लेते हैं और फिर सभी पक्षों की मौजूदगी में वे रजामंदी से बंटवारा कर लेते हैं, यानी बटाई को यहाँ पर भावली भी बोलते थे। तीसरा तरीका ये था खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत को बांट लेते थे। चौथा था लौंग बटाई, यानी फसल काटने के बाद वे इसका ढेर बना लेते थे और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर जो बटाई है, सॉरी यहाँ बटाई बोल रहे हैं, यहाँ पर जो नगद या जींस लेने का तरीका था, नगद लेने का तरीका था, वो तरीका यहाँ पे बताया गया है। कैसे राजस्व की वसूली की जाती थी तो उसके तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम एंड में देखेंगे। अब आपकी अगली हेडिंग है चांदी का भाव। चांदी के भाव को समझने के लिए हमें मुगल काल में भारत के विदेशी व्यापार को समझना होगा। मुगल काल तक आते आते भारत के विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, यानी मुगल काल में भारत के उत्पादों की विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और ये डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ने लगा था। उस समय भारत से जो भी वस्तुएं निर्यात होती थी उनका भुगतान चांदी के रूप में होता था। तो एक दौर ऐसा आया था कि दुनिया भर की चांदी का जो फ्लो है भारत की तरफ हो गया था। इसी वजह से आपकी हेडिंग यहाँ पे पड़ रही है चांदी का भाव। अब हमें यहाँ पर समझना होगा कि मुगल काल में जो विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो मुगलों के ही समकालीन विदेशों में कुछ ऐसे साम्राज्य थे जिन्होंने व्यापार की पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की थी, जैसे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। तो इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में मदद की। तो एक तरफ तो आप देखेंगे जमीनी व्यापार का जो जाल है वो सुदृढ़ हुआ है, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि उसी समय यूरोप के कुछ साहसी युवकों ने खोजी यात्राएं आरंभ की हैं। तो 1498 ईस्वी में, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचा है। तो यूरोप से लेकर भारत तक पहुंचने का
समुद्री मार्ग उसे पता चल गया है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे एक के बाद एक यूरोप से यात्री अपने भारत आते रहे हैं। तो ऐसे करके नई दुनिया की जब खोज हो गई है तो भी व्यापार बढ़ने में और ज़्यादा मदद मिली है। तो खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के, खास करके भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। तो आप लोग देखेंगे दूसरी ओर इसी समय कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया था। तो ये सब कारण होने की वजह से भारत में चांदी का भाव बहुत ज़्यादा हो गया था। तो लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई और इस चांदी का बड़ा हिस्सा जो है भारत की तरफ खिंच गया। नतीजतन 16वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खास करके चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। यानी कि जब मुगल साम्राज्य में भारी मात्रा में चांदी उपलब्ध हो रही थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका प्रयोग सिक्कों की ढलाई में किया। तो सिक्कों की ढलाई होने की वजह से मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। तो फिर मुगलों ने नगद कर को उगाने का प्रोत्साहन दिया। यानी फिर उन्होंने, जब लोगों के पास चांदी पहुंचने लगी, चांदी के सिक्के प्रचलन में मुगल साम्राज्य में आ गए हैं, तो मुगल साम्राज्य यानी मुगल राज्य को नगदी कर उगाने में फिर आसानी हुई है। यहाँ पर एक इटली का यात्री है जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था। तो इसने एक सजीव चित्र पेश किया है कि किस तरह से चांदी जो है तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। इस बात का इसने वर्णन किया है, अपनी यात्रा वृत्तांत पर इस बात को लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। अब देखिए आपका 40वां पॉइंट है, इसमें आप लिखेंगे खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। यह आपका 40वां पॉइंट है। इसी में पहला सा पॉइंट, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान चांदी के रूप में होता था। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान चांदी के रूप में होता था। विराम, इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। या फिर ऐसे लिख लेना, जिसके कारण चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान चांदी के रूप में होता था, जिसके कारण चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया या खिंच आया। यह आपका 40 का पहला सब पॉइंट है। इसी में सेकंड सब पॉइंट, नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा ब्रैकेट में चांदी के रुपए की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यह आपका 40 का सेकंड सब पॉइंट है। इसी में थर्ड सब पॉइंट, इटली का मुसाफिर या इटली का यात्री जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने चांदी का भारत तक पहुंचने का सजीव चित्र पेश किया है। इटली का मुसाफिर जोवान्नी कारेरी या इटली का नागरिक जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने चांदी के भारत पहुंचने का सजीव चित्र पेश किया है। यह आपका 40 का थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी अबुल फजल की आईने अकबरी। तो यहाँ पर आईने अकबरी पर विचार किया गया कि आईने अकबरी के कितने पार्ट हैं, किस किस जिल्द में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, वो सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अगर मुगल काल की देखें तो मुगल काल की जानकारी प्राप्त करने के माध्यमों में आईने अकबरी जो है सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है।
अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। यानी आईन अकबरी के जो आंकड़े हैं इसको 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद पूरा किया गया। आईन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। यानी आईन अकबरी लिखे जाने की जो पहल है वो अकबर के द्वारा की गई थी। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की और तीसरी जिल्द आईन अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो अबुल फजल जिसने अकबरनामा लिखा है तो अकबरनामा का ही एक पार्ट जो है आईन अकबरी भी है। तो आईन अकबरी में जो है तीसरी जिल्द है अकबरनामा की, जिसमें शाही नियम कानून के सारांश हैं और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित सब चीजें इसमें वर्णित की गई हैं। तो ये सब बातें इसके बारे में बताई गई हैं। आईन के बारे में कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। आईन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, इन सब के बारे में ये विस्तृत वर्णन पेश करती है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। 41वां पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे आईन अकबरी के लिखे जाने की पहल अकबर ने की थी। आईन अकबरी के लिखे जाने की पहल अकबर ने की थी। इसी का पहला सब पॉइंट, अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। इसी में सेकंड सब पॉइंट, इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इस परियोजना का परिणाम था अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। यानी कहने का मतलब यह है कि आईन अकबरी जो है अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है। थर्ड सब पॉइंट, तीसरी जिल्द आईन अकबरी को शाही नियम, कानून के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था। ये 41 का थर्ड सब पॉइंट है। इसी में चौथा सब पॉइंट, आईन में दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, सेमीकोलन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, फिर से सेमीकोलन, और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज का विस्तृत वर्णन है। आईन में दरबार, प्रशासन और सेना का संगठन, राजस्व के स्रोत और अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज का विस्तृत वर्णन है। अब जैसे यहां पे कुछ चीजें और भी बताई गई हैं। आईन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। आईन का जो नजरिया है, सबसे बड़ी बात यह है कि आईन की रचना करवाने में अकबर का योगदान है और अकबर ने ही इस परियोजना को स्टार्ट करवाने में मदद की है। तो आईन की जो अप्रोच है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है। टॉप का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि ये शासक के द्वारा प्रस्तावित है, शासक ने इस परियोजना की स्टार्टिंग करवाई है। तो यहाँ पर जो भी चीजें देखी गई हैं वो शासक के नजरिए से देखी गई हैं। यानी यहाँ पर जो आम जनता की या एक आम नागरिक की क्या स्थिति थी उस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया है, बल्कि इस बात पर फोकस दिया गया है कि अकबर का क्या योगदान था। तो वो बात यहाँ पे बोली गई है कि आईन का जो नजरिया है, तो ये इसके बारे में अगर कहें तो आईन का नजरिया क्षेत्रों के बारे में केंद्र का नजरिया है, या यूं कहें कि समाज के शीर्ष से देखी गई हुई समाज की तस्वीर है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई संस्था या जब कोई व्यक्ति किसी शासक के नजरिए से
अपने समाज को देखेगा तो उसकी आलोचना नहीं कर पाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे भारत की ही कोई संस्था हो, भारत सरकार की कोई ऐसी संस्था हो और वो भारत सरकार के जो काम है उनका मूल्यांकन करे, तो वो सारी पॉजिटिव बातें ही गिनाएगी। उसके ऊपर दबाव तो होगा ही होगा भाई, सरकार का दबाव तो होगा ही होगा। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है, क्योंकि जब अकबर ने ही इसको प्रोत्साहित किया है अबुल फजल को आईन अकबरी लिखने के लिए, इतिहास लिखने के लिए, तो ये अकबर की बुराई नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आईन अकबरी का जो नजरिया है, समाज के सीट से देखी हुई समाज की तस्वीर का नजरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। आइन की बात करें, देखिए आइन जो है अकबरनामा का तीसरा जिल्द है और आइन भी 5 भागों में है, यानी आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपह आबादी, सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरियों की और जो नौकर हैं इनकी व्यवस्था के बारे में बताता है। तीसरा इसका जो भाग है ये मुल्क आबादी का वह भाग है जो साम्राज्य के प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व के दरों की विस्तृत जानकारी देता है और इसमें 12 प्रांतों का वर्णन दिया गया है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 41 का चौथा सब पॉइंट लिख लिया था, अब 41 का 5वां सब पॉइंट और लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे आइन का नजरिया, यहां पर ऐसे लिख लेना आइन, आइन का मतलब आईन अकबरी, आइन समाज के सीट से देखी हुई, आइन समाज के सीट से देखी हुई समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती है। आइन, देखिए यहां पर आइन वर्ड लिखा हुआ है, आइन का मतलब आईन अकबरी है, तो आइन समाज के सीट से देखी हुई समाज की तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह आपका 41 का 5वां सब पॉइंट है। अब देखिए इसके बारे में कुछ चीजें और भी हैं। इसमें 42वां पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आइन 5 भागों का संकलन है जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। तो इसमें 42 का पहला सब पॉइंट करके लिख लेना, पहला सब पॉइंट करके प्रथम भाग शाही घर परिवार के बारे में, सेकंड सब पॉइंट दूसरा भाग सिपह आबादी सैनिक, दूसरा भाग, देखिए पहला भाग का जो नाम है मंजिल है, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 42 का पहला सब पॉइंट आप लिखा है, पहला भाग जो है मंजिल है और मंजिल के आगे ब्रैकेट में लिख लेना आप शाही घर परिवार की जानकारी। दूसरा भाग जो है वो सिपह है और सिपह में डैश लगा के लिख लेना आप आबादी सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में। इसका तीसरा भाग जो है, तीसरा सब पॉइंट जिसका नाम है मुल्क आबादी, डैश लगा के लिख लेना साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं और राजस्व की दरों की जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। यानी कि इसमें यह वर्णित किया गया है कि अकबर के टाइम में कुल मिलाकर 12 प्रांत थे। तो इसका ये थर्ड सब पॉइंट है। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें और भी तालिकाबद्ध की गई हैं, जैसे यहां बताया गया ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहां हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं, जैसे परगनात या महल, किला, अराजी और जमीन पाईबूद मापे गए इलाके, नगदी नगद निर्धारित राजस्व, सुजूरगल दान में दिया गया राजस्व अनुदान, जमींदार, ठीक है, खाने 7 और 8 से जमींदारों की जातियां और उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, हाथी सहित उनके फौज की जानकारी यहां पर दी गई है। तो ऐसे करके यहां पर इस सब चीज के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी यहां पे बताई गई है। आगे बोला गया चौथी और 5वीं किताब जो है भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। तो हमने 42 के थर्ड सब पॉइंट 3 सब पॉइंट लिख लिए हैं, 42 का चौथा सब पॉइंट और लिख लेना आप लोग। इसमें आप लिखेंगे चौथी और 5वीं किताब है, इसको दफ्तर बोला गया है, भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक
और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है या ताल्लुक रखती हैं। तो आपने ये चीजें नोट डाउन कर ली होंगी, ताल्लुक रखती हैं। अब देखिए इसी में 43वां पॉइंट और लिख लेना आप लोग। इसमें लिखेंगे आप, आइन में सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं। आइन में सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं। तो पहला जो है, पहला परगनात या महल, दूसरा किला, तीसरा है अराजी और जमीन पाईमूद निमापे के इलाके, चौथा नकदी, पांचवा सुयूरगल यानी दान में दिया गया राजस्व अनुदान, छठवां जमींदार, इसके बाद सातवां जो है जमींदारों की जातियां, या फिर ऐसे लिख लेना 7 और 8 में जमींदारों की जातियों सहित उनकी फौज की जानकारी। 7 और 8 में जमींदारों की जातियों सहित उनकी फौज की जानकारी। तो ऐसे करके मैं 43 पॉइंट तक यहां पर आपका पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। तो देखिए इसी के साथ चैप्टर में कुछ बचता नहीं है खास, कुछ चीजें और भी हैं, जैसे यहाँ पे और भी विचार यहाँ पर किया गया है आईन अकबरी के ऊपर, इसकी प्रामाणिकता के ऊपर। तो जैसे बोला गया है कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। तो यहाँ पर हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, या फिर हो सकता है इसमें सावधानी बरती गई हो। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। यानी अबुल फजल ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इसमें कोई भी तथ्य ऐसे ही शामिल नहीं किया जाए, बल्कि उसकी प्रामाणिकता की जांच भी कर ली जाए। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आज के आधुनिक इतिहासकारों ने जब इसका अध्ययन किया तो इसमें पाया कि इसमें भी कई सारी त्रुटियां, कई सारी मिस्टेक विद्यमान हैं। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आइन का अध्ययन किया, वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह से समस्याओं से परे नहीं है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। तो हो सकता है कि भाई जो अबुल फजल है, अबुल फजल के सहयोगी हैं, उन सहयोगियों ने भूल कर दी हो। इसके अलावा यह भी है कि आइन की एक और सीमा यह भी है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आइन में जो 12 प्रांतों का जिक्र किया गया है, उन 12 प्रांतों में इन्होंने क्या किया, इन्होंने आगरा और आगरा के आसपास की जो एरिया था उसके आंकड़े लेकर बाद बाकी 12 प्रांतों को डिफाइन कर दिया है, जो कि एक गलत तरीका है। इतिहासकारों का मानना ये तरीका गलत है। यानी इन्होंने जो सुदूर इलाके हैं उनका वर्णन ठीक तरह से नहीं दिया है। तो यहां बोला गया, जहां कई आइन की एक सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहां कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतलिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई हैं, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा इसमें कीमतें और जो दरें बताई गई हैं वो भी कहाँ की दी गई हैं, राजधानी आगरा या इसके आसपास की। तो इस वजह से इसकी जो प्रामाणिकता है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हालांकि फिर भी इन सब के बावजूद भी मुगल काल की जानकारी प्राप्त करने का ये आज के इतिहासकारों के लिए एक विस्तृत जरिया है, एक विस्तृत स्रोत भी है। कमियां तो हैं ही हैं, लेकिन फिर भी एक स्रोत है। तो यहां पर इसमें आप लिख लेना 44वां पॉइंट करके, इसमें आप लिखेंगे आइन ग्रंथ या आइन ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे नहीं है। इसमें जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई हैं। इसी में पहला सब पॉइंट, आइन के संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। आइन के संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। विराम, साम्राज्य के सुदूर के इलाकों ब्रैकेट में बंगाल और उड़ीसा, साम्राज्य के सुदूर के इलाकों ब्रैकेट में बंगाल और उड़ीसा की सूचनाएं इसमें मौजूद नहीं है, की सूचनाएं इसमें मौजूद नहीं है। इसी में सेकंड सब पॉइंट,
इसमें कीमतों और मजदूरी की दरों की को आगरा या उसके इर्द गिर्द के इलाकों से लिया गया है। तो जब यहां पर आंकड़े जो है आगरा या उसके इर्द गिर्द से लिए गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आगरा की मजदूरी की दरें कुछ अलग होंगी और साम्राज्य के जो दूर के इलाके होंगे उनकी मजदूरी की दरें वहां पर अलग होंगी, क्योंकि जो राजधानी के पास के इलाके होते हैं वहां पर राजा के डर की वजह से या शासक वहां पर निवास कर रहा है, इस वजह से वहां पर जो व्यवस्था होती है, प्रशासनिक व्यवस्था होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वहीं दूर दराज के इलाके जो होते हैं वहां पर मनसबदारों की या फिर जो जमींदार वगैरह हैं उन सबकी मनमानी भी चलती है। तो आज के इतिहासकारों का मानना यह है कि चूंकि आंकड़े जो है आगरा और इसके इर्द गिर्द के हैं तो इनके आधार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे साम्राज्य में यही दरें चल रही होंगी। तो ये सब प्रश्न चिन्ह इस पर लगाए जाते हैं। तो यहां पर वही सब चीजें लास्ट में लिखी गई हैं कि इन सीमाओं के बावजूद आइन अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है, क्योंकि एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे हमें मुगल काल की एक विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। अब मुगल पीरियड के बारे में कुछ चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे बताया गया है। अगर देखिए ये चीज़ें अगर आपने नोट डाउन कर ली हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने क्लास 6 की जो या सेवन्थ जो एनसीईआरटी है उसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग ये टाइम पीरियड लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1526 में जैसा कि आप लोग जानते हैं बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। बाबर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र हुमायूं, तो हुमायूं के शासन का पहला चरण 1530 से लेकर 40 स्टार्ट होता है। 1540 में आप जब ये हुमायूं की हार होती है शेरशाह से, तो शेरशाह से हार कर हुमायूं जो है सफावी दरबार में प्रवासी बनकर रहता है 1540 से लेकर 55 तक, 15 सालों तक। 1555-56 में हुमायूं जो है फिर से खोया हुआ राज्य हासिल करता है। 1556 से लेकर 1605 में अकबर का शासनकाल है। 1605 से लेकर 27 अकबर के पुत्र जहांगीर का शासनकाल है। 1628 से लेकर 58 शाहजहां का शासनकाल है। और फिर 58 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल है। 1739 में आप ये देखेंगे नादिर शाह जो है इसने भारत पर आक्रमण किया है। इसके बाद कुछ चीजें और भी हैं। देखिए ये जो बाद बाकी चीजें हैं, ये बाद बाकी जो तथ्य हैं, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप यहां तक के जो तथ्य हैं 1739 तक के जो तथ्य हैं, इन्हें एक तालिका बनाकर अपने अंतिम पेज पर आप नोट डाउन कर लेना। तो ये आपके लिए ही बेहतर रहेगा कि मुगल शासन की बुनियाद या नींव कहाँ से रखी गई है, कौन से शासक का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक रहा है, और ये पूछ लिया जाता है अकबर का शासनकाल किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक रहा है, जहांगीर का शासन कब से लेकर कब तक रहा है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि मुगल साम्राज्य में कौन से शासक का शासन सबसे लंबे समय तक चला। तो इस वजह से आपको ये आंकड़े लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसी के साथ हमारा जो पार्ट 2 है ये समाप्त हो जाता है, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए होंगे। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप बेशक किताब में अंडरलाइन कर लें, कई बच्चों के कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि सर किताब में ही अंडरलाइन करने तो हमारा समय बच जाएगा। आप उस समय तो समय बचा लेंगे, लेकिन एक फैक्ट आप नोटिस कीजिए, जब हम कोई चीज़ें किताब में अंडरलाइन करते हैं तो जब हम एग्जाम से पहले उसे पढ़ने बैठते हैं तो हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम अंडरलाइन की गई चीज़ों के साथ साथ जो बाद बाकी एक की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें भी पढ़ बैठते हैं। यानी हमारे एक नेचर, एक टेंडेंसी है कि हमारी नज़र उस पर चली जाती है। भाई जो अंडरलाइन चीज़ें उसके अलावा भी जो तथ्य हैं उन पर नज़र हमारी चली जाती है और हम उन्हें भी पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे करके हमारा समय जो है वो बर्बाद होता है। जबकि अगर आप जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं केवल उन्हीं पर आपका फोकस रहता है, और अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो किताब में आपकी नज़र दाएं बाएं जाती रहती है। तो यही दिक्कत है कि इस वजह से मैं हर बार आपसे यही बोलता हूं कि कोशिश ये कीजिए कि किताब में अंडरलाइन ना करें, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपको ही फायदा होगा, आपको ही लेखन का अभ्यास होगा कि कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर सेमीकोलन आएगा, कहाँ पर विराम आएगा, और कौन कौन से शब्दों का चयन करना है। ये सब अभ्यास आपको होगा तो आपकी लेखन कौशल जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और मेंस की तैयारी भी आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।